हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1। सारे जो चैप्टर्स हैं अपलोड होंगे इस चैनल पे रिलेटेड टू क्लास 10th। तो अब इस जो जो ये चैप्टर है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो एक्टिविटीज है इस चैप्टर में रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे, और एक थर्ड और आएगा जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो आई होप आप पूरा वीडियो देखें, आपको ज़रूर ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, और आपके जो डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया ही सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट इन फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड द सेटलिंग ऑफ कर्ड, मिल्क इनटू कर्ड एंड डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। तो ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिनके कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, आयरन जो है इसमें ऑक्सीजन की लेयर एक कह सकते हैं रिएक्ट करके इसने रस्टिंग कर ली है पूरा। रस्टिंग ऑफ आयरन इसे बोलते हैं, जो जंग लग जाती है हमारे जो जितने भी आयरन के चीजें होती हैं, मॉइस्चर में रहने की वजह से वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये इन पे जंग लग जाती है, इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, फॉर्मूला, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड। अब देखिए, जो केमिकल इक्वेशन है एक तरीके का नोटेशन किया जाता है, एक तरीके से उसको सिंबलाइज करते हैं कि क्या चीज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, उसकी स्टेज क्या है। ये सभी हम अ, उसको सिंबलाइज करते हैं ताकि इजीली पता लग पाए कि क्या रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इनको रिएक्टेंट कहते हैं। यानी कि जैसे ये एक एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट है। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनेगा जैसे कि ये, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम जो रिबन है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन, उसको एयर की प्रेजेंस में, तब एयर में ऑक्सीजन भी होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। एक रिएक्शन होगी जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। जो सैंड पेपर होता है उससे क्लीन किया जाता है, ताकि एक जो लेयर चढ़ी हुई है जो एटमॉस्फेयर से उसे मिली है कार्बन की, है ना, कार्बोनेट, यानी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके जो कार्बोनेट उस पे बना ले रहे हैं, तो वो रिमूव करने के बाद ही इस रिएक्शन को किया जाता है। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है हमें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो अब इस केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो क्या होता है एक्चुअली? तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, कलर में चेंज आता है, स्टेट में चेंज आता है, डिस्कस करेंगे। तो पहला, सबसे पहला देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का एवोल्यूशन होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, जिंक को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट के लिए ये वाला सिंबल एक्वस यूज करते हैं। जिंक सॉलिड है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन गैस है, तो गैस का सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चेंज इन कलर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम permanganate solution is characterized by the change of color from purple to colorless.
तो जब भी आपका सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में रिएक्शंस होती है, तो जो कलर है वो चेंज हो जाता है, पर्पल से कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो the chemical reaction between sulfur dioxide gas and potassium dichromate solution is characterized by change in color from orange to green. तो एक तरीके से ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कलर में भी चेंज आता है। तो सबसे पहला आपने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई और कलर चेंज हुआ, चेंज इन कलर। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल आपको बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। Combustion reaction of candle wax is characterized by change in state from solid to liquid and liquid to gas. तो जब भी आपने देखा होगा जब कैंडल को हम जलाते हैं तो वो सॉलिड होती है, सॉलिड से फिर वो मेल्ट हो जाती है यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद उसमें से गैस इवापोरेट होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये एक तरीके से स्टेट जो है सब्सटेंस की वो भी चेंज होती है, किसमें, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है, कैसे, जब भी आप देखेंगे कि जो घरों में जो चूना होता है जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, तो जब उसमें पानी मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, वो स्लेक लाइम हो जाता है और टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आप देखेंगे उसमें बुलबुले उठते हैं। तो यही पर यही बता रहा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम जब बनता है तो बाय चेंज इन टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज है कि टेम्परेचर में चेंज होना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक के ग्रेन्यूल जो होते हैं, जब उन पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तब भी टेम्परेचर उनका बहुत हाई हो जाता है। आप देखेंगे कि जब भी लैब में आपके पास जिंक ग्रेन्यूल हो और उस पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, उसमें से बुलबुले भी उठते हुए नजर आते हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। जो बेरियम क्लोराइड है उसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिसे बेरियम सल्फेट कहते हैं। ये वाला बेरियम आपका इसके साथ कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। बचे हुए जो चीजें हैं आपका, जैसे कि आपका एक एलिमेंट क्लोरीन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये कंबाइंड होके इस तरीके से एक कंपाउंड बना लेंगे जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिपिटेशन किसका बनेगा, BaSO4 का बनेगा। तो आपने देखा ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो रिएक्शंस हैं वो दो तरीके की होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस भी होती है। यहाँ पर आपको बैलेंस नजर आ रही है, जो रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन है ये एक तरीके से बैलेंस है। और जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नजर आएगी। कैसे, यहाँ पर आयरन का एक ही एटम है, यहाँ आयरन के तीन और ये ऑक्सीजन चार है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस नहीं है इसलिए अनबैलेंस कहते हैं। और ये बैलेंस है, यहाँ देखिए जिंक का एटम, यहाँ भी जिंक सिंगल है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सल्फेट जो है यहाँ पे सल्फेट चार, इस तरीके से यहाँ सिंबलाइज किया हुआ, और ये हाइड्रोजन दे देखिए ये टू, ये बराबर है। तो ये बैलेंस है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं किसमें, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। जबकि अनबैलेंस में क्या होते हैं, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते, ठीक है। ना रिएक्टेंट की साइड बराबर होंगे ना प्रोडक्ट की साइड, दोनों तरफ ही बैलेंस नहीं होती, इसको अनबैलेंस कहते हैं। अब इसको बैलेंस करना सीखना है हमें, कैसे बैलेंस करेंगे आगे देखते हैं। सबसे पहले जो भी रिएक्शन है उसे आप लिख लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसको लिख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नेम ऑफ एटम्स लिख लीजिए, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम लिख लीजिए कितने कहाँ पर है, जैसे आयरन यहाँ पर एक है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ये देखिए नंबर ऑफ एटम दो। और ऑक्सीजन कितना है, वन। इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए रिएक्टेंट की साइड। अब प्रोडक्ट की साइड भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर ये तीन है, आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन है। ये जो दो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन दो है प्रोडक्ट की साइड में। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, चार है। तो ये बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा।
चलिए आगे देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। पहले आप लिख लीजिए इसको, है ना, अच्छे से कि किस किस तरफ कितने हैं और प्रोडक्ट की साइड में कितने हैं। बाकायदा नाम लिखिए आइटम का। अब हम बैलेंस करना सीखेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे देखिए। अब हमारे पास सबसे पहले हम आयरन लेंगे और वाटर लेंगे। तो जो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा यहाँ, ये तो हमने बाद में लेना है। सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि हमारा जो आयरन और वाटर है वो कंबाइन करके क्या बना है, Fe3O4 प्लस H2 बना है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर वाला जो एटम था उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को 4 बनाते हैं। यहाँ पर ये 4 नहीं है, तो 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो 4 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ भी 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब 4 हुआ तो जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, तो ये हाइड्रोजन जो है ये 8 हो गया यहाँ पे। अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इस तरफ जो हमारा प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन है वहां पर हम 4 कर दें, तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है वो 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी बैलेंस हो जाएगा, कर दिया हमने। तो इस तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा रह जाता है केवल आयरन। आयरन में यहाँ पर हमें आयरन के एटम 3 नजर आ रहे हैं, तो हम 3 से इस तरफ रिएक्टेंट वाली साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये ठीक है, Fe3 हो गया, O4 हो गया, पहले ही हमने किया हुआ था। तो ये सारा बैलेंस हो गया। अब क्या है, नाउ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बिकम इक्वल। अब बराबर हो चुके हैं दोनों साइड में। दिस इक्वेशन बिकम्स अ बैलेंस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। जब बैलेंस कर लेंगे आप, तब आप लिख के देखेंगे तो देखिए आप, आयरन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड में 8 है, इधर भी 8 है। ऑक्सीजन 4 है, 4 है। तो ये बैलेंस हो गई हमारी। तो 3Fe4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। इस तरीके से आपको हिट और ट्रायल करके भी देख सकते हैं। उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम सिंबल से, जैसे मैंने कहा था, नोट हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन करते हैं, यानी कि हम लोग उसको इस तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं। एक तरीके से गैसेस स्टेट में है तो G लिख देंगे, लिक्विड स्टेट में है तो L, सॉलिड स्टेट में है तो हम S लिख देंगे। ये सारे आपको स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। एक्वस सॉल्यूशन है, अगर डाइल्यूट है तो उसे AQ लिख देंगे। अब इस तरीके से लिखना जरूरी है ताकि हमें उसकी स्टेट पता हो, ठीक है। और एक हम एरो भी लगाते हैं। द कंडीशन इज जनरली रिटन above और बिलो द एरो ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। आगे आप देखेंगे एरो पे भी हम ये लिखते हैं कि वो रिएक्शन किस उस पे हो रही है, कंडीशन पे। आगे देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, फिर एक हमारी है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये सभी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट बनता है जब भी, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल है, इजी है। जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइंड होंगे और एक सिंगल एंटिटी में प्रोडक्ट बनेगा, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसका बहुत इजी एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दो एंटिटी है। अब इसने कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना लिया जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है तोड़ देना। कोई एक सिंगल, हम कह सकते हैं, कंपाउंड को तोड़ देना सिंपलर सब्सटेंस में या सिंपलर एलिमेंट्स में, ठीक है। चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यहाँ देखिए आप, जब अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब इसी का उल्टा कर दें तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। यहाँ एक लार्ज कंपाउंड है जो ए बी, वो टूट रहा है
जो है सिंपलर एलिमेंट्स में, ठीक है। ए भी ब्रेक डाउन हुआ है और सिंगल एलिमेंट्स में टूट के अलग अलग हो गया ए और बी। यहाँ देख रहे हैं, इसका एग्जांपल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ही हीट डेवलप होती है या जो है गर्म होता है तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब भी हीट किया जाएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल शब्द से ही आपको टेम्परेचर समझ में आ रहा होगा। जब भी हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस और हीटिंग, कोई भी सब्सटेंस का डिकम्पोज करना, उसको तोड़ना हीट की प्रेजेंस में, तो हम उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, उसको सिंपलर जो है कह सकते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में उसको तोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का हमने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया, किस कब, हीट में, ठीक है, हीट देके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो भी सब्सटेंस ब्रेक होते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। When electricity is passed in the water, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है पानी में तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और वाटर में। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और वाटर में डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखें फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस यानी लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, फोटो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज, टूटता है किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन भी आप कह सकते हो। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में ब्रेक डाउन किया जाता है तो सिल्वर यानी कि आप देख सकते हैं ग्रे कलर में, और ये क्लोरीन गैसियस फॉर्म में इवेपोरेट या निकल के बाहर आती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फोटोलाइसिस रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। ये सभी आपने डिकम्पोजिशन देखे हैं। डिकम्पोजिशन में तीन हमने देख लिए हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइसिस, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। The chemical reaction in which more reactive elements displace less reactive elements। देखिए एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं और उनसे कम रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो जब ये हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं किसी रिएक्शन में से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, और इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई ए और बी सी है। यहाँ पर ए जो है वो हाई रिएक्टिव है बी से, तो ए जो है बी सी में से ए और सी के साथ रिएक्ट कर लेगा और ए सी बना लेगा कंपाउंड, और बी अलग हो जाएगा क्योंकि बी क्या है, लेस रिएक्टिव है ए से, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक जो है यहाँ पर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम देखेंगे कि जो है हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, ठीक है। लेस रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अलग हो गया, जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना लिया। ऐसे ही जिंक कॉपर सल्फेट के साथ देखें तो जिंक जो है हाई रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर अलग हो जाएगी और जिंक सल्फेट हमारा कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच आयरन are exchanged between two reactant
फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब आयन का एक्सचेंज होगा किसी रिएक्शन में से, आयंस का एक्सचेंज होता है, तो उनको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज होते हैं किसमें? टू रिएक्टेंट्स, और नए कंपाउंड बनते हैं, उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका जो एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जैसे BaCl2 या बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है, ये आपस में इनमें आयन का एक्सचेंज होता है और बेरियम सल्फेट बनता है, जिसे प्रेसिपिटेशन होता है जिसका, और सॉलिड फॉर्म में जो निकल के आता है, इसे बेरियम सल्फेट कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इनमें आपस में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। और क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। आयंस क्या होते हैं? आयंस जैसे कि मान लीजिए बेरियम पे यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और क्लोरीन पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर सल्फेट पे नेगेटिव होगा और ये सोडियम पे पॉजिटिव होगा। तो बेरियम जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो कंबाइन कर गया किसके साथ? जो आपका सल्फेट है उसके साथ कंबाइन कर गया, बेरियम सल्फेट बना लिया यहाँ पे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे जो है आयन का एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। इस तरीके से प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बन गया। सेम बचा हुआ क्या रह गया? सोडियम और क्लोरीन का नेगेटिव आयन, ये यहाँ पर कंबाइंड होके सोडियम क्लोराइड बना लिया। इस तरीके से आयन का एक्सचेंज होता है। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको इस किसी फॉर्म में अगर लिखा हुआ मान लीजिए सोडियम, तो ये सोडियम क्या है? आयनिक फॉर्म में है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्वस का मतलब है वाटर में, ये सब्सटेंस जो है वो वाटर में मिक्स्ड है। अब जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, इनके आपस में रिएक्शन कराई गई और बनके क्या आया हमारा? सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और बचा हुआ क्या? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जब जो रिएक्टेंट है उनके कॉम्बाइन से या उनके मिक्सिंग से आपको कोई प्रेसिपिटेट मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। प्रेसिपिटेट क्या है? पाउडरी फॉर्म में आपको प्रोडक्ट जो है मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है क्या? सॉल्ट। ठीक है, और वाटर। क्या बन रहा है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और आयन का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपस में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम पे पॉजिटिव आयन, OH पे नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयन, यहाँ नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो आयंस का भी एक्सचेंज हो रहा है, और क्या बन रहा है? हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है? न्यूट्रलाइज है ना, वो जो है किस फॉर्म में है? सॉल्ट फॉर्म में है, सॉल्ट है। ठीक है, ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो है सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर जब बनता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये बेस है, ये बेस है। तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो ये जो है जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सॉल्ट और वाटर हमेशा बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट का एडिशन होता है, यानी कि वो ऐड होते हैं, और हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट का रिमूवल होता है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज। ठीक है, किसको ऑक्सीडाइज कहेंगे? वो एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड होगा, उसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडाइज कह सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो? हाइड्रोजन ऐड हो, सॉरी रिमूव हो, और मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो, तो क्या कहेंगे? उस एलिमेंट को हम कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया वो एलिमेंट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे बाद में। रिडक्शन का यहाँ देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा, मेटालिक एलिमेंट
ऐड होगा। मेटालिक का मतलब क्या है, जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या हो गए, जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब मेटल्स हैं। तो जब ये ऐड होते हैं और क्या हो, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जब भी ऑक्सीजन आपकी रिमूव होगी या नॉन मेटालिक एलिमेंट रिमूव हो, तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। नॉन मेटालिक का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, कोई भी गैसेस जो फॉर्म होती हैं उनको हम कह सकते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इनको ये जब रिमूव होंगे तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। जो कंपाउंड और एलिमेंट रिडक्शन होगा जिनका, उनको क्या कहेंगे, वो रिड्यूस हो गए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एक साथ होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी होता है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, वो सब्सटेंस जो अपना खुद का ऑक्सीजन दे देते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लेड ऑक्साइड है, ये अपना खुद का ऑक्सीजन रिमूव कर दे अपने कंपाउंड में से, या दे दे, ठीक है, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन क्या बना ले, अपना वाटर बना ले, ठीक है, और लेड अलग हो जाए, इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो खुद अपना दे देगा, यानी कि लेड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, यही तो दे रहा है, तो जो दे रहा है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को देते हैं फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब आपको टिप्स पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है रेस्पिरेशन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखना चाहें तो C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, तो ये आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। रेस्पिरेशन रिएक्शन एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप कह सकते हो। रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर हीट जो है एब्जॉर्ब होगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो उससे क्या होता है एवरीडे लाइफ में, देखिए कोरोजन होता है। कोरोजन क्या हो गया, ग्रेजुअल ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल। मेटल जब थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर, एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आने की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे कि आयरन है, तो ये वाटर के कांटेक्ट में आने पे, और जो ऑक्सीजन होती है, सबके कंबाइंड होने से क्या बनने लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन बनने लगता है, जैसा हमने पहले भी देखा था। तो ये आप फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं। स्टेप्स क्या है, कैसे बचा सकते हो आप, उस पे ऑयल की, ग्रीस की, पेंट की कोटिंग करिए। डिपोजिशन और लेयर ऑफ जिंक, जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं आप आयरन पे, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्मिंग अलॉय ऑफ आयरन, आयरन का अलॉय यूज कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, एक टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। व्हेन फैट और ऑयल आर एक्सपोज टू एयर, जब हवा में आपका जो जो भी फूड आइटम है, फैट है या ऑयल है, हवा में की कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर वो कैसा हो जाता है, बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब उसमें से स्मेल आने लगती है, कलर चेंज हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी को और अगर देखें तो व्हेन फैट ऑयल
is exposed to air, they get oxidized and become rancid. ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें जो आप स्टेप्स देख सकते हैं कैसे बचा सकते हैं, तो आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, बैग पैकेज कर सकते हैं आइटम को बैग्स में जिसमें नाइट्रोजन हो, और रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आप डाल सकते हैं फूड आइटम्स में, यानी फैट और ऑयल्स में एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू फॉर पेशेंस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा वीडियो। आगे भी वीडियो आते रहेंगे, जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।